सभी को नमस्कार। कल थोड़ी-सी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए पूरा काम हो नहीं पाया। अब परीक्षा शुरू होने ही वाली है थोड़ी देर में। भगवान ने चाहा तो ये वीडियो टाइमली बन जाएगा और आप लोगों तक पहुँच जाएगा। अगर टाइमली बन जाए और पहुँच जाए, बढ़िया रहे। बाल मुकुंद गुप्त जी का संबंधित प्रश्न कुछ बाकी रह गए थे। पाठ तो हम लोग पढ़ चुके थे। बस ये प्रश्न बाकी रह गए थे और एकदम से तबीयत बिगड़ गई थी। बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म कब हुआ? 1865 रोहतक, हरियाणा में। बाल मुकुंद गुप्त जी की मृत्यु 1907 और वो केवल 42 वर्ष तक जी पाए। बाल मुकुंद गुप्त जी ने कौन-कौन से पत्रों का संपादन किया? हिंदी हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र और भारत प्रताप। बाल मुकुंद गुप्त जी किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं शिव शंभू के चिट्ठे और खत। गुरु जी का कविता संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? स्फुट कविता संग्रह। कौन से दो युगों को जोड़ने वाली कड़ी माना जाता है? भारतीय युग और द्विवेदी युग। इन दो युगों को जोड़ने वाली कड़ी माना जाता है। कौन से निबंध बाल मुकुंद गुप्त निबंधावली में उनकी निबंधों की रचना निबंधों का संग्रह है। क्योंकि ये पिछले का था ना बाकी, इसलिए ये अभी हमें करना पड़ा। अब हम आ जाते हैं शेखर जोशी, गलता लोहा। 11वीं का ये पाठ है, इनके एमसीक्यूज हम कर लेते हैं। गलता लोहा शीर्षक कहानी के लेखक शेखर जोशी। गलता लोहा शीर्षक कहानी में किस प्रमुख समस्या को उजागर किया है? तो इसमें क्या शोषण की समस्या, भ्रष्टाचार की, जातिगत भेदभाव की समस्या, महंगाई की? तो इसमें जातिगत भेदभाव की समस्या को उभारा गया है। अपनी कहानी के नायक होते हैं मोहन। खेत में जाते समय मोहन के हाथ में क्या था? तलवार, हसुआ, गंडासी या लाठी? तो हसुआ मोहन के हाथ में खेत में जाते समय होता है, हसुआ। मोहन हसुआ लेकर किस उद्देश्य से निकला? तो मोहन लड़ाई करने, खेत में होगी झाड़ियां काटने, हसुए की धार लगवाने या धनराशि। तो खेत में होगी झाड़ियां काटने के लिए ही उद्देश्य से हसुआ लेकर खेत की तरफ जाता है, खेत के लिए निकलता है। वंशीधर का मुख्य व्यवसाय क्या है? वंशीधर वंशीधर मोहन के पिता है। खेती-बाड़ी, अध्यापन, शिवकर या पुरोहिताई? तो इनका मुख्य व्यवसाय होता है पुरोहिताई। और ये चाहते हैं किसी भी तरीके से मेरा बेटा सफल हो जाए, जैसा कि हर पेरेंट्स चाहते हैं। और इनका बेटा मोहन, उनका पुरोहिताई में थोड़ा सा कम ध्यान है, कम रुचि है। और एक बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी होने के बावजूद वो एकेडमिक्स में उतना सफल हो नहीं पाता। उसके पीछे उसकी प्रतिभा तो है, लेकिन उसके पीछे कारण ये है, उसकी प्रतिभा उसमें प्रतिभा है, फिर भी वो सफल नहीं हो पाता। तो उसके पीछे कारण ये है कि उसे वैसा माहौल नहीं मिलता, उसे वैसे मार्गदर्शक नहीं मिलते। वंशधर ने चंद्रदत्त के घर जाकर किस पाठ के लिए मोहन से कहा? तो उन्होंने कहा कि माँ काली का, रामचरितमानस का, रुद्री या गरुड़ पुराण? तो उनके पिता बताते हैं कि बेटा रुद्री पाठ अगर करके आ जाता। डायरेक्ट नहीं कह पाते अपने बेटे को, जैसा कि ज्यादातर घरों में होता है। इनडायरेक्टली वो चाहते हैं कि वो खुद कहे मोहन कि वो चला जाए। लेकिन मोहन भी ये बात समझ रहा था कि हाँ, पिता ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन वो जाना नहीं चाह रहा। रुचि नहीं है, रुचि नहीं है। मोहन के अध्यापक का नाम था सोहन सिंह, वंशीधर गोपाल या त्रिलोक सिंह? तो मोहन के अध्यापक का नाम है त्रिलोक सिंह, मास्टर त्रिलोक सिंह। कहानी में गोपाल सिंह कौन है? तो कहानी में दुकानदार, सब्जी वाला, गीतकार या अध्यापक? तो गोपाल सिंह है दुकानदार। दुकानदार इनका एक बार जिक्र आता है गोपाल सिंह का। सांप सूंघ जाना का अर्थ क्या है? सांप काटना, सांप चाटना, चुप हो जाना या खो जाना? सांप सूंघ जाना का अर्थ होता है चुप हो जाना। सांप सूंघ जाना का अर्थ है चुप हो जाना। धनराम का संबंध किस जाति से है? पुरोहित जाति, ब्राह्मण, लोहार या हरिजन? तो धनराम का संबंध है लोहार जाति से। धनराम किस कक्षा तक पढ़ पाया था? दूसरे दर्जे, तीसरे दर्जे, चौथे दर्जे या पांचवें दर्जे? तो धनराम तीसरे दर्जे तक पढ़ पाया था। धनराम तीसरे दर्जे तक पढ़ पाया था। मास्टर जी की आवाज कैसी थी? मधुर, सुरीली, कड़क या धीमी? तो मास्टर जी की आवाज थी कड़क। मास्टर जी की आवाज कड़क थी। धनराम के पिता का नाम था गोपाल सिंह, वंशीधर, त्रिलोक या गंगाराम? तो धनराम अपने लोहार हैं और उनके पिता का नाम है गंगाराम। गंगाराम अ, धनराम की बहुत बार पिटाई भी करते हैं। क्योंकि गंगाराम धनराम की बहुत बार पिटाई करते हैं। धनराम पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है। कुछ दिनों बाद गंगाराम की मृत्यु हो जाती है, धनराम के पिता की, और धनराम ही अपने पिता का काम संभाल लेता है। मोहन में मास्टर त्रिलोक सिंह की कौन सी भविष्यवाणी को सिद्ध कर दिखाया था? बड़ा आदमी बनने की, बड़ा अफसर बनने की, छात्रवृत्ति प्राप्त करने की या उत्तीर्ण होने की? तो छात्रवृत्ति प्राप्त करने की भविष्यवाणी को उन्होंने सिद्ध कर दिया था। हमारे अध्यापक भी हमारे बारे में भविष्यवाणियां कर रहे होते हैं कि देखना ये बड़ा होकर सफल होगा, लेकिन अगर हमें वैसा माहौल नहीं मिलता, वैसे मार्गदर्शक नहीं मिलते, तो फिर परिस्थितियां और परिणाम बदलते हैं। रमेश किस नगर में नौकरी करता था? बनारस, झांसी, कानपुर या लखनऊ? तो रमेश करता था लखनऊ में नौकरी करता था रमेश। और ये लखनऊ अपने साथ लेकर चला जाता है मोहन को। और वहां फिर मोहन पढ़ नहीं पाता बेचारा।
मोहन को क्या समझता था, तो वो बस उसे भाई बिरादर, नौकर, संबंधी या मित्र, तो वो उसे सिर्फ एक नौकर के बराबर ही उसको तवज्जो दिया करता था। अपनी कहानी के नायक को नौकर समझता था। मोहन अपनी वास्तविकता नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वो अपने पिता को दुखी नहीं करना चाहता था। वो लखनऊ में मस्त मौज-मस्ती से था, या वो पढ़ाई में व्यस्त था, या वो रमेश को नाराज़ नहीं करना। तो वह अपने पिता को दुःख नहीं पहुँचाना चाहता था। वह अपने पिता को दुःख नहीं पहुँचाना चाहता था। ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले में बैठना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे उन्हें श्रेष्ठ समझते थे, शिल्पकारों को नीच समझते थे, उन्हें गरीब समझते, उन्हें मूर्ख समझते थे, वे शिल्पकारों को नीच समझते थे। ऐसा इसमें कहीं पाठ में आया नहीं है ऐसा, कहीं पर भी ये एज़ इट इज़ शब्द नहीं आए हैं, लेकिन कहीं न कहीं अर्थ ऐसा ही निकल के आता है। गलता लोहा कहानी के लेखक अपने शेखर जोशी जी। उनका जन्म कब हुआ? अल्मोड़ा, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के अपने पाठ्यक्रम में 2-3 और भी लेखक हैं। गलता लोहा कहानी समाज में फैली किस व्यवस्था को उजागर करती है? तो ये जातिगत व्यवस्था को उजागर करती है। गलता लोहा कहानी के अनुसार उस समय ब्राह्मण वर्ग के लोगों के साथ किस वर्ग के लोगों का उठना-बैठना मर्यादा के विरुद्ध माना जाता है? तो शिल्पकार लोगों का माना जाता था ये मर्यादा के विरुद्ध। गलता लोहा कहानी के नायक है एक गरीब ब्राह्मण बालक। मोहन ही कहानी का नायक है। गरीब है, ब्राह्मण का बालक है, नाम है मोहन। प्रतिभाशाली बालक है, माहौल अनुकूल नहीं मिलता, और अंत में वो लोहे का काम करना शुरू कर देता है, ऐसा संकेत दिया जाता है। मोहन कैसी बुद्धि का? कुशाग्र बुद्धि का बालक था, कुशाग्र। गलता लोहा कहानी के अनुसार मोहन के पिता वंशीधर क्या करते थे? पंडितगिरी या पुरोहिताई का काम वो करते थे। वंशीधर ने कहाँ जाकर अपने यजमान चंद्रदत्त के लिए रुद्रपाठ करना था? तो गणनाथ जाकर उनको चंद्रदत्त जी के लिए रुद्रपाठ करना था। गणनाथ के कितने मील की सीधी चढ़ाई? अब वंशीधर के बोलते कि नहीं, 2 मील की सीधी चढ़ाई थी पहाड़ में, तो ये अब वंशीधर जी के बस की बात नहीं थी। वंशीधर ने अपनी मुसीबत किसे और क्यों बताई? उन्होंने मोहन को बताई, अपने बेटे मोहन को बताई, ताकि वो पूजा पाठ व अनुष्ठान के काम में थोड़ा हाथ बटा सके। वंशीधर मोहन से क्या उम्मीद कर रहे थे? शायद वह जाकर चंद्रदत्त जी के यहाँ रुद्र पाठ करके आ जाए, ऐसी उम्मीद कर रहे थे। हर माता पिता करते हैं कि थोड़ा बहुत वो काम में हाथ बटा दे। मोहन चंद्र जी के यहाँ रुद्र पाठ करने क्यों नहीं गया? क्योंकि उसे पूजा पाठ व अनुष्ठान करने का कोई अनुभव नहीं था। हम्म, अच्छा, यही उत्तर सही था क्या? तो जब हम विचार करते पूरा पाठ पढ़ते तो ये एकदम सही उत्तर नहीं है। एकदम सही उत्तर क्या था? क्योंकि उसकी रुचि नहीं थी, और रुचि नहीं थी ना, तो अनुभव कैसे होगा इन कामों का? शुरू से ही वो ये वाले काम कर रहा होता, रुचि होती, तो उसको अनुभव हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि मोहन की इस काम में रुचि नहीं थी। मोहन घर से क्या लेकर खेत की तरफ निकला? हँसुआ लेकर खेत की तरफ वो निकलता है। मोहन हँसुआ लेकर खेत घर से खेत की तरफ किस उद्देश्य से निकलता है? तो खेत में उगी झाड़ियाँ काटने के लिए निकलता है। अच्छा, पाठ को जाति से संबंधित करके पढ़ने की बजाय इसे रुचि से संबंधित करके पढ़ना चाहिए। हर विद्यार्थी विशेष होता है, और उसमें कुछ विशेष रुचियाँ होती हैं। ठीक वैसे ही ये उदाहरण कितना उचित उदाहरण है कि अगर हम बंदर को तैरना सिखाएँ और मछली को पेड़ पर चढ़ना, कितनी अटपटी बात है। लेकिन ये बात बच्चों के मामले में हम भूल जाते हैं। चाहते हैं कि वो बच्चा वही करे, वही सीखे जो हम चाहते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। यही बात थोड़ी दूसरे तरीके से भी हमें लेनी है कि बच्चा खुद बहुत बार बहुत सारे कामों में जब उसे प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो छोड़ देता है और कहता है ये मेरी रुचि का काम नहीं है। तो ये बच्चों को भी सोचना है बेटा, कि इस बात का गलत फायदा हम ना उठाएं, क्योंकि हर काम में जोर तो आएगा, चाहे वो खेलना हो, चाहे वो पढ़ना हो। तो जब वो जोर आएगा, वो काम हमें फिर भी, अगर हम उसे कर रहे होते हैं, रुचि उसमें जगा लेते हैं, तो उसमें सफल हो जाते हैं। ऐसे तो कोई भी काम रुचि का हो ही नहीं पाएगा। हसवा किसे कहते हैं? घास काटने की दराती या औजार ही हसवा है। मोहन के पैर अनायास किसकी तरफ मुड़े? शिल्पकार टोले की तरफ मुड़ गए। ये वही शिल्पकार टोला है जहां मोहन नहीं जाता, या नहीं जाया चाहता। जहां दराती में धार लगाने के उद्देश्य मोहन कहाँ गया? अपने स्कूल के दोस्त धनराम के ऑफर पर गया। ऑफर की इज्जत बन गया। अपने स्कूल के दोस्त धनराम के ऑफर पर वो चला जाता है। ऑफर होता है वही लोहे का काम, वहां पे बैठ के वो कर रहा होता है। ऑफर क्या होता है? ये ऑफर है। ऑफर वह जगह जहां पर आग की भट्टी में लोहे को गलाकर उसे अनेक तरह के लोहे के बर्तन या औजार बनाए जाते हैं। लोहे के औजार बर्तन बनाने की जगह को ही आफर कहते हैं। थोड़ा गलत हो गया। धनराम के पिता का नाम हो गया गंगाराम। धनराम क्या काम करता है? लोहार का। धनराम का संबंध किस जाति से है? लोहार जाति से है। धनराम किस कक्षा तक पढ़ पाया था? तीसरे दर्जे तक धनराम पढ़ पाता है। मोहन और धनराम की प्रारंभिक विद्यालय के टीचर का नाम है मास्टर त्रिलोक सिंह। ये मास्टर त्रिलोक सिंह उन टीचर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो टीचर्स बच्चों की अच्छी चीजें निकालने की बजाय थोड़ा सा टाइम पास कर रहे होते हैं। और
बहुत सारी और भी चीजें इस पार्ट में है कि उन्होंने अपने एक बच्चे बच्चे को वो कहते हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, तो ऐसी बातें टीचर को नहीं कहनी चाहिए कि तेरे दिमाग में लोहा भरा, क्योंकि हर बच्चा विशेष होता है, हर बच्चा विशेष है। स्कूल में धनराम से मास्टर जी के किसका पहाड़ा सुनाने को कहा, तो तेरे का पहाड़ा सुनाने को कहा, और तेरे का पहाड़ा ही अपने धनराम के लिए पहाड़ हो गया। 13 एकम 13 और 13 दूनी 24 बोलता है वो। ये सवाल पूछा जा सकता है कि धनराम के अनुसार 13 दूनी तो 24, 25, 26 क्या, तो 24 होगा। जुबान की चाबुक का क्या अर्थ है? जुबान की चाबुक का मतलब है कड़वे वचन। स्कूल के मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम की जुबान की चाबुक क्यों चलाई? तेरे का पहाड़ा याद नहीं करने के कारण बताया कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे। किसने किससे कहा? मास्टर त्रिलोक सिंह ने कहा, धनराम से कहा। स्कूल मास्टर त्रिलोक सिंह का सबसे चहेता शिष्य मोहन था, वो इंटेलिजेंट था, समझदार था, इसलिए वो उनका चहेता था। मास्टर जी स्कूल में बच्चों को डंडे मारने में कान खींचने की सजा देने का काम किससे करवाते थे? तो ये काम करता था मोहन। मास्टर त्रिलोक सिंह जी किस बात से सभी छात्र डरते थे? छड़ी की मार से सब लोग डरते थे। अच्छा, इधर अपने मास्टर त्रिलोक सिंह छड़ी की मार से डराते हैं, बच्चों को मारते हैं, और उधर अपना पाठ जूझ, उसमें भी एक मास्टर थे, आपको दिमाग में आ गया होगा, गणित के मास्टर थे। मास्टर जी की आवाज कैसी थी? कड़क। स्कूल का क्या नियम था? जो मार खाता था उसको अपने लिए डंडा खुद लाना पड़ता था। मोहन मास्टर त्रिलोक सिंह की कौन सी भविष्यवाणी को सिद्ध कर दिखाया था? छात्रवृत्ति प्राप्त करने की, कि देखना ये बच्चा जरूर छात्रवृत्ति प्राप्त कर लेगा, सफल होगा। पढ़ाई में कमजोर होने के कारण धीरे धीरे धनराम ने कौन सा काम सीखना शुरू कर दिया? अपना पुश्तैनी लोहार का काम उसने सीखना शुरू कर दिया। अब क्या करूं भाई, मैं अपना वाला ही काम कर लेता हूँ। मोहन को स्कूल जाने के लिए बरसात में क्या पार करनी पड़ती थी? तो मोहन को नदी पार करनी थी। उन्होंने कहाँ तक की पढ़ाई की थी? 8वीं तक की। देखो, मोहन ने 8वीं तक की पढ़ाई की, 7वीं तक की अपनी बेबी हालदार 7वीं तक पढ़ाई करती है। ऐसे ही अपने दूस कहानी के नायक है आनंदा, उनकी माँ उनको पढ़ाने चाहती है कि मेरा बेटा किसी भी तरीके से 7वीं पास कर ले, बस इतने में ही मैं खुश हो जाऊंगी। मोहन के पिता ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ भेज दिया? तो लखनऊ भेजा। लखनऊ रमेश के साथ भेजा। रमेश उनकी बिरादरी बिरादरी का कोई लड़का है, वो कहता है चलो मैं पढ़ा दूंगा, मैं अपने साथ लेके जाता हूँ, और उसके बाद वो उसे घरेलू नौकर बनाकर रख लेता है, पढ़ाई लिखाई उसकी करवाता है नहीं। मोहन के पिता मोहन को क्या पढ़ाना चाहते थे? क्योंकि वो एक चागर बुद्धि बालक था, वो अपने क्यों पढ़ाना चाहते थे? क्योंकि चागर बुद्धि बालक था, वो अपने पूर्वोत्तर काम से संतुष्ट नहीं थे और अपनी गरीबी से छुटकारा पाना चाहते थे। तो वो सोच रहे थे, हर पेरेंट्स को उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा हमारी गरीबी दूर करेगा। तो अपने वंशधर को भी उम्मीद होती है कि मोहन मेरी गरीबी दूर करेगा। क्यों थी उम्मीद? क्योंकि वो बच्चा कुशाग्र बुद्धि था, इंटेलिजेंट था, समझदार था, तो वो कर पाएगा, इसलिए उम्मीद थी। मोहन के पिता ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए किसके साथ लखनऊ भेजा? रमेश के साथ लखनऊ भेजते। रमेश किस शहर में नौकरी करता है? तो रमेश नौकरी करता है लखनऊ शहर में। 8वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद मोहन को किस स्कूल में भर्ती कराया गया? तकनीकी स्कूल में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वीं की पढ़ाई के बाद तकनीकी स्कूल में भर्ती कराया गया। और ये जो रमेश यहाँ एक पात्र आता है, तो यहाँ रमेश एक तरह से एक नेगेटिव पात्र आता है, और रमेश नाम से ही बेबी हालदार में भी एक पात्र आते हैं, रमेश बाबू आते हैं, वो पॉजिटिव आते हैं। मोहन ने तकनीकी स्कूल में कितने वर्ष तक पढ़ाई की? 1.5 साल तक की पढ़ाई करता है तकनीकी स्कूल में। रमेश मोहन को क्या समझता था? अपना घरेलू नौकर। लखनऊ में मोहन को अधिकतर समय कैसे बीतता था? घरेलू कार्य करने में बीत रहा था। गर्मियों की छुट्टी में मोहन अपने घर क्यों नहीं जाना चाहता था? घरेलू कार्य करने के कारण नहीं जाना चाहता था। थोड़ा सा अशुद्ध छप गया है भाई। मोहन अपने पिता को अपनी वास्तविकता नहीं बताना चाहता, क्योंकि वो अपने पिता को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, उसे पता था, लेकिन वो नहीं बताना चाहता था। मोहन के पिता वंशीधर ने धनराम से क्या झूठ बोला? मोहन की नियुक्ति सेक्रेटरी सचिवालय में हो गई है, ये झूठ बोला। ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले के साथ उठना बैठना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो शिल्पकार टोले को पाठ में कहीं लिखा हुआ नहीं आया, लेकिन ऐसा ही अर्थ निकलता है। जब मोहन धनराम के ऑफर में पहुंचा, तो उस समय धनराम क्या कर रहा था? धनराम अपने ऑफर में लोहे के औजार बनाने में व्यस्त था। मोहन ने धनराम के ऑफर में अपना संकोच त्याग कर क्या करना शुरू कर दिया? धनराम के हाथ से लोहे की छड़ी लेकर उससे गोल छल्ले का आकार देने लगा। लोहे की छड़ी ली और गोल छल्ले का आकार वो देना शुरू कर दिया। मोहन ने लोहे की कारीगरी कहाँ से सीखी? तकनीकी स्कूल से वो लोहे की कारीगरी सीख लेता है। पुरोहित खानदान के लड़के ने धनराम की लोहे की भट्टी में बैठकर बड़ी कुशलतापूर्वक क्या कार्य किया? लोहे की छड़ी को गोल आकार दिया, और लोहार का कार्य उसने बड़ी कुशलतापूर्वक किया। धनराम क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गया? मोहन को लोहार का कार्य करते देखकर धनराम आश्चर्यचकित रह गया। लोहे की छड़ी को गोल आकार देने के बाद मोहन की आंखों में कैसी चमक थी? तो सर्जक की चमक थी, निर्माणकर्ता की चमक थी। गलता लोहा कहानी में गोपाल सिंह है एक दुकानदार। गलता लोहा कहानी में गोपाल सिंह दुकानदार। अब हम पढ़ते हैं रजनी मन्नू भंडारी के लिखा हुआ पाठ। ये पटकथा है। तो पटकथा इस समय सिलेबस में भी आ चुकी है, 11वीं के सिलेबस में है।
एक ज़माना था जब फ़िल्मों की बातें करना कक्षाओं में अजीब-सा हो सकता था। आज पाठ्यक्रम में ही फ़िल्में लगा दी गई हैं। पहली फ़िल्म कौन-सी है, पहली बोलती फ़िल्म कौन-सी है, संसार की पहली फ़िल्म कौन-सी है और फ़िल्म निर्माण से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग आ गया। तो बहुत सारी चीज़ें अभी आ गई हैं। लता मंगेशकर पार्ट में है, आपू के साथ 2.5 साल, पथेर पांचाली फ़िल्म थी, वो पार्ट में है। तो हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। मन्नू भंडारी द्वारा रचित रजनी। ये पटकथा है। बहुत साल पहले आती थी ये, टीवी पर आया करता था ये सीरियल। और इसमें रजनी नाम का एक मुख्य पात्र होता था। समाज की बहुत सारी समस्याओं से जूझती थी वो लड़की, वो महिला, और उन समस्याओं का समाधान निकाल लेती थी। इस बार वो जूझ रही है स्कूलों में जो ट्यूशन का गोरख धंधा हो रहा है उससे। तो देखते हैं पाठ में। रजनी की लेखिका है मन्नू भंडारी। लीला ने मंगवा रखी थी। अब लीला कौन है? लीला है अमित की माँ। लीला अमित की माँ और रजनी की बहन। तो लीला ने मंगवा रखी थी केसरिया रसमलाई मंगवा रखी थी। अमित के गणित में नंबर कितने आए? नंबर कम आए। गणित में नंबर कम आए थे। किस वजह से आए थे? ट्यूशन ले ले कम पढ़। तो बताओ, तो पढ़ता तो बहुत था, ट्यूशन नहीं लिया। टीचर ने उसे बार बार कहा था, उसके अध्यापक ने, उसने ट्यूशन नहीं लिया। ट्यूशन नहीं लेने के कारण उसके नंबर कम आए। मैथ्स के सर का नाम क्या है? तो मैथ्स के सर मिस्टर शर्मा, मिस्टर पाठक, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गर्ग। तो मैथ के सर का नाम है मिस्टर पाठक। और मिस्टर पाठक कहते हैं मैथ का ट्यूशन ले, नंबर अच्छे आ जाएंगे। अमित को मैथ्स में कुल कितने नंबर मिले थे? तो अमित को 70, 70, 72, 74, 76। तो अमित को मिलते 72 नंबर मैथ्स में मिलते हैं। बल्कि इससे पहले वाली जो परीक्षा हुई थी उसमें उसको 90 से ज्यादा नंबर मिलते। रजनी के पति घर क्या भूल गए थे? तो रजनी के पति घर भूल जाते हैं घड़ी, फाइल, क्या भूलते हैं? तो वो फाइल घर पे भूल जाते हैं। रजनी के द्वारा भेजी गई स्लिप कहाँ है? डायरेक्टर के पास, चपरासी की जेब में, डस्टबिन में या मेज पर। तो ये चपरासी की जेब में चली जाती है और आगे अधिकारी तक पहुंच नहीं पाती। बोर्ड प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने के बाद कितनी ग्रांट देता है? तो 70%। कितनी प्रतिशत ग्रांट देता है? तो पाठ के अनुसार ये 90% पाठ में लिख रखा है। तो 90% ग्रांट। रजनी ने किस इश्यू को उठाने के लिए कहा था? तो हेडमास्टर, डायरेक्टर, पति या संपादक किसे? तो वो मिलती तो सबसे है, लेकिन इश्यू उठाने के लिए कहते हैं संपादकों की आप इस इश्यू को जोर शोर से उठाइए। जब हम किसी इश्यू को उठाते हैं तो इसे पत्रकारिता की भाषा में एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। इस तारीख को पेरेंट्स की एक मीटिंग होनी निश्चित हुई थी। तो ये 20, 22, 25 या 30, तो 25 तारीख को पेरेंट की एक मीटिंग होनी निश्चित हुई थी। रजनी रसमलाई किसके मुंह में डालती है? अमित के, ललिता के, कांति या पति। तो वो अमित के मुंह में रसमलाई रजनी डालती है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू किसने कहा? ये डायरेक्टर ने, पति ने, या हेडमास्टर ने? किसने? तो पति ने कहा। किसके पति ने कहा? ये रजनी के पति ने कहा। रजनी के पति का नाम क्या है? रजनी के पति का नाम आप मैसेज बॉक्स में डाल दीजिए कि रजनी के पति का नाम क्या है। अब यह रजनी कोई मुसीबत न खड़ी करे, किसका कथन है? ये हेडमास्टर का, डायरेक्टर का, रजनी के पति का या लीला का? ये लीला का कथन है। उसको पता है कि हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर रही होती है। शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए। कथन किसका है? हेडमास्टर का, डायरेक्टर का, संपादक का या रजनी के पति का? तो ये कथन है संपादक का। बहुत मेधावी बच्चा है। अमित के लिए ये किसने कहा? रजनी ने, हेडमास्टर ने, लीला ने या पाठक सर ने? तो ये कहा रजनी ने कि बहुत मेधावी बच्चा है। पाठक सर ने कुल कितने लड़के ट्यूशन लेते थे? अब पाठक सर के वर्तमान में 15, 22 लड़के लेते थे। शुरुआत 7 से हुई, फिर 15 तक पहुंचे, फिर 22 लड़के अभी उनके पास ट्यूशन ले रहे हैं। मीटिंग में प्रस्तुत प्रस्ताव जो का तो किसने स्वीकार कर लिया? हेडमास्टर ने, डायरेक्टर ने, बोर्ड ने या संपादक ने? तो बोर्ड ने जो का तो स्वीकार कर लिया रजनी के प्रस्ताव को। निर्देशक ने नई शिक्षा प्रणाली पर क्या ऑर्गेनाइज किए? प्रदर्शनी, सेमिनार्स, नुक्कड़ नाटक या संगीत सम्मेलन? तो उन्होंने सेमिनार्स आयोजित किए नई शिक्षा प्रणाली पर। डायरेक्टर डायरेक्टर के दफ्तर में रजनी की स्लिप कहाँ थी? तो रजनी की स्लिप डायरेक्टर के पास थी, चपरासी की जेब में या डस्टबिन में या रजनी के पास? तो चपरासी की जेब में रजनी की स्लिप होती है। रजनी को अपने घर में ही किसकी सुगंध आ गई थी? गुलाब की, केसर की, रजनीगंधा की या केवड़े की? तो केसर के घर में ही सुगंध आ गई थी। ऐसा वो मजाक मजाक में कह रही होती है। रजनी ने किसे इश्यू उठाने के लिए कहा? संपादक को रजनी ने कहा कि आप इस इश्यू को जोर शोर से उठाइए। पाठ किस विधा से संबंधित है? पाठ है पटकथा। निर्देशक नई शिक्षा प्रणाली में क्या ऑर्गेनाइज किया? सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए। रजनी अपने घर में ही किसकी सुगंध आई थी? केसर की सुगंध आई थी। रजनी अंदर क्यों नहीं जाने देता? रुपए नहीं देने के कारण वो अंदर नहीं जाने देता। भाई रुपए उसको दो तो अंदर जाने देगा। शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को बंद होना चाहिए। किसने कहा? ये संपादक ने कहा कि भाई शिक्षा के क्षेत्र की दुकानदारी को बंद हो। बोर्ड प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने के बाद कितनी ग्रांट देता है? तो 90% ग्रांट देता है। अमित किसका पुत्र है? लीला का पुत्र है अमित। कौन अन्याय का डटकर मुकाबला करने की बात कहती है? रजनी अन्याय का डटकर। अच्छा, लीला के पति का नाम, रजनी के पति का नाम, इनका भी तो आना चाहिए। ये मैसेज बॉक्स में आप डाल दीजिए लीला के पति का नाम। बोर्ड ने मीटिंग के प्रस्ताव को कैसे स्वीकार किया? जो का तो स्वीकार किया। पाठ के अनुसार क्या बनती जा रही है शिक्षा?
व्यवसाय बनती जा रही है। रजनी लीला को किसके प्रथम आने की संभावना देती है? अमित के प्रथम आने की। हालाँकि ये पाठ जो है ना, जितने पाठ अपन इस समय सिलेबस में पढ़ रहे हैं, ये बात मैं कई बार ऑनलाइन कक्षाओं में बोलता हूँ, ये बात मैं भी यहाँ फिर से बोल रहा हूँ कि पुराने पाठ हैं। आज उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है समाज में। आज अच्छे लोगों की भरमार है समाज में। आज बहुत सारे अच्छे शिक्षक हैं और ये यूट्यूब पर आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे शिक्षकों ने फ्री सारा काम कर रखा है। इसके अलावा अपने जहाँ-जहाँ उनके वर्क प्लेस है, वहाँ पर भी टीचर्स बहुत डेडिकेट होके अपना काम कर रहे हैं, बहुत समर्पित होके अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जब ये पाठ लिखे गए थे, ऐसे बहुत सारे पाठ हैं, उस समय कुछ ऐसा था। ये नहीं कि पाठ झूठ लिखे गए। अभी भी कुछ जगह ऐसा है और हो सकता है। क्योंकि सिर्फ हम नेगेटिव रहकर ही किसी पाठ को नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारे पाठों में बहुत सारी समस्याएँ उठाई हैं, जो आज है ही नहीं, किसी ज़माने में हुआ करती थी। तो उन लोगों ने कदम बढ़ाकर उन समस्याओं को हटा दिया। अमित स्कूल में कौन से स्थान पर आया था? तो अमित स्कूल में 6ठे स्थान पर आता है। वही लड़का जो हमेशा प्रथम आता है, अभी वो 6ठे पे आ गया। लीला ने क्या मँगवा रखा था? लीला ने केसरिया रसमलाई मँगवा रखी थी। अमित अमित के गणित में कम अंक आए थे, ट्यूशन न लेने के कारणों से कम अंक आए थे। ऐसा नहीं कि बच्चा कमज़ोर है, बच्चा तो इंटेलिजेंट था। अब हम कहानी पढ़ते हैं, कहानी की एमसीक्यू करते हैं। जामुन का पेड़, कृष्ण चंद्र की कहानी है। कृष्ण चंद्र, चंदर। बहुत जल्द मुझे अभी स्कूल में भी जाना होगा, तैयार होना है। भगवान करे जल्दी हो जाए ये वाला काम। जामुन का पेड़ कहानी किसके द्वारा रचित है? तो ये कृष्ण चंद्र के द्वारा। स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ये वाले कृष्ण चंद्र आएंगे। जामुन का पेड़, जामुन का पेड़ कैसी कथा है? तो ये हास्य व्यंग्य कथा है। गंभीर है क्या? वीरतापूर्ण हास्य व्यंग्य, हंसी भी आएगी और व्यंग्य भी। क्या ये इसमें करुणता है कहीं? बिल्कुल, इसमें करुण का भाव साथ साथ चलेगा। सेक्रेटरी की लोन में कौन सा पेड़ गिरा हुआ है? आम, कीकर, शीशम, जामुन। तो जामुन का पेड़ गिरा हुआ है, पाठ के शीर्षक ही जामुन है, जामुन का पेड़ है। किसने पहली बार देखा कि पेड़ के नीचे एक आदमी? क्लर्क, सेक्रेटरी, माली या माली ने देखा। गौर करिएगा, माली से संबंधित सारी चीजें एक पेज पर लिख लीजिएगा। यही व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा दया भाव से भरा हुआ है। अनपढ़ है, पढ़ा लिखा उतना बेचारा नहीं है, गरीब है, लेकिन दया भाव सबसे ज्यादा इसी के मन में है कि बार बार कोशिश करता है कि उसको वहां से निकाल सके, लेकिन बेचारा कर नहीं पाता क्योंकि कमजोर है, गरीब है। इसलिए जब कुछ अच्छा करना है, कुछ बढ़िया करना है, तो ताकतवर दबा हुआ व्यक्ति पेशे से क्या था? अध्यापक, कवि, दुकानदार या संवाददाता? तो ये कवि था। इसका पता कैसे चलता है? जब वो कहता है कि ये तो पता है कि तगाफुल में करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये एक शेर इसमें बोलता है। ये कवि का उपनाम ओम, ओस, ओज, ओ। तो ओस और ओस के फूल संग्रह इनका प्रकाशित होता है इसमें। ओस के फूल, नव प्रकाशित रचना क्या है? ओस के फूल, धुंध के फूल, कोहरे के फूल, बंद। तो ओस के फूल इनकी रचना प्रकाशित होती है। मेडिकल डिपार्टमेंट ने जांच के लिए से भेजा, कंपाउंडर को, सर्जन को, केमिस्ट को या फिजिक। उन्होंने अपने एक सर्जन जांच के लिए भेज दिया था। किसकी जांच के लिए भेज दिया था? अपने जो उसके फूल के लेखक है, उसके नीचे दबे हुए होते हैं, उनकी जांच के लिए भेज दिया था। कवि के मर जाने के बाद किसे वजीफा दिया जा सकता है? उनकी पत्नी को वजीफा दिया जा सकता है कवि के मर जाने के बाद। सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी किसने अपने सिर पर ले ली थी? तो सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने अपने सिर पर ले ली थी कि ब्रिटोनिया राज्य द्वारा वो पेड़ लगाया गया है। अगर कुछ भी जिम्मेदारी होती है तो मैं ले लेता हूँ। रात को बड़े जोर का क्या चला था? बड़े जोर का चलता है रात को झक्कड़। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, ये किसका कथन था? तो ये क्लर्क का कथन था कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। कौन से क्लर्क का? प्रथम क्लर्क का। तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला होगा। कथन किसका है? तो ये है माले का कथन है कि क्या पता कल तक फैसला हो जाए। दबाव आदमी कवि है, इसके लिए फाइल पर क्या क्या किस विभाग से माना गया? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, कल्चर या फिर कल्चरल डिपार्टमेंट से इसका संबंध माना गया, कल्चरल डिपार्टमेंट से। पेड़ काटने का अंतिम आदेश किसने दिया? सुपरिटेंडेंट ने, मंत्री ने, सचिव ने या प्रधानमंत्री ने? तो प्रधानमंत्री ने ये अंतिम आदेश दिया। जामुन का पेड़ कहानी के लेखक कौन है? कृष्णचंद्र जामुन का पेड़ कहानी के लेखक है। जामुन का पेड़ कहानी गद्य की कौन सी विधा में लिखी गई है? तो हास्य व्यंग्य विधा में लिखी गई है। जामुन का पेड़ कहानी का उद्देश्य क्या है? सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की आक्रामकता और संवेदनहीनता को लोगों के सामने। अब देखिए, इस पाठ को जब हम गौर से देखते हैं, तो हम पाते हैं कि एक ज़माने में सरकारी कर्मचारी हो सकता है अपना काम समय से ना करते हो। लेकिन अगर वो अपना काम समय से करे, अपना काम बढ़िया तरीके से करे, ईमानदारी से करे, तो क्या उनको करने दिया जाता है? जामुन का पेड़ कहानी के अनुसार रात को बड़ी जोर से क्या चला था? धक्कड़। आंधी या तूफान रात को बड़ी जोर से चलता है। जोर की आंधी आने से किसके लोन
पर खड़ा जामुन का पेड़ गिर पड़ा था सचिवालय के लॉन पर। सचिवालय के लॉन में कौन सा पेड़ गिरा था? जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ कैसा था? फलदार था। फलदार था तो इसका सीधा संबंध कौन से डिपार्टमेंट से हो गया था? मैसेज बॉक्स में डाल दीजिए। जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को सबसे पहले किसने देखा? तो माली ने देखा था। किसने कहा कि जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकाला जा सकता है? तो माली ने कहा। बेचारे जामुन का पेड़ कितना फलदार था, ये कथन किसका था? कर्क का होता है ये कथन। व्यापार विभाग ने जामुन का पेड़ का मामला किसे सौंप दिया? कृषि विभाग को सौंप दिया। जामुन के पेड़ का संबंध किस विभाग से माना गया? कृषि विभाग से माना गया। अलग अलग विभागों से मान रहे थे। हम्म? जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को किसने खाना खिलाया? तो माली ने। मैंने बताया ना, दयावान व्यक्ति माली है सिर्फ इसमें। मेडिकल डिपार्टमेंट में जांच के लिए किसे भेजा था? प्लास्टिक सर्जन को भेजा था। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी के कवि होने का पता चलने के बाद फाइल पे असर ये पड़ा कि भाई ये तो कवि है ना, इसको तो कल्चरल डिपार्टमेंट को भेज दो। घटनाएं बढ़ा चढ़ाकर जरूर कही गई है इसमें, लेकिन सच्चाई का प्रतिनिधित्व करती है ये घटनाएं। बहुत सारे डिपार्टमेंट में, बहुत सारे विभागों में होता है ऐसा। और इसका होने के पीछे एक तरफा नहीं देखना हमें। इसके होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। ये हमें बच्चों को बताना है। जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति की नव प्रकाशित रचना का नाम है ओस के फूल। अब ये गद्य संग्रह था या पद्य संग्रह? ओस के फूल नाम से तो लग रहा है कुछ और। मैसेज बॉक्स में ये भी डाल दीजिए कि ये गद्य संग्रह था या पद्य संग्रह। कवि लेखक के मर जाने के बाद किसे वजीफा दिया जा सकता है? पत्नी को। लोगों का सैलाब जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी को देखने के लिए क्यों उमड़ पड़ा? क्योंकि वह शायर और कविता, तो लोग उमड़ पड़े कि चलो मिलते हैं। लोग अपनी अपनी कविताओं की उनसे आलोचनाएं करने के लिए कह रहे हैं। कमाल की बात है। उधर वो दबा पड़ा है बेचारा। जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति का पेशा क्या था? कवि या शायर? जामुन का पेड़ कहानी के अनुसार जामुन के पेड़ के नीचे दबे शायर का उपनाम ओस उपनाम था। अब जामुन का पेड़ हमने इतनी बार नाम पढ़ा है तो इसके लेखक का नाम हमें याद हो गया, कृष्ण चंद्र। तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाए। कथन किसका है? माली का है। जामुन के पेड़ के नीचे संबंधित मामले को प्रधानमंत्री के सामने किसने रखा? तो विदेश विभाग ने रखा। जामुन के पेड़ के काटने का अंतिम आदेश देते हैं प्रधानमंत्री जी। जामुन के पेड़ को काटने से संबंधित सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री लेते हैं। जामुन के पेड़ को हटाने की सरकारी कार्रवाई क्या दर्शाती है? सरकारी विभागों की संवेदनहीनता और स्वार्थपरता। सरकारी विभागों की संवेदनहीनता और स्वार्थपरता को ये कहानी दर्शाती है। जामुन का पेड़ पूरे होने का क्या तात्पर्य है? फाइल का पूरा। जामुन के पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति का जीवन ही समाप्त हो जाता है। हालांकि बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, लेकिन सच्चाई तो है। बहुत बार बहुत सारे गरीब लोगों का काम सरकारी दफ्तरों में पहुंचने के बाद हो नहीं पाता। दूसरी तरफ ये भी है कि बहुत सारे अच्छे सरकारी कर्मचारी हैं, वो अगर अच्छा काम करना चाह रहे होते तो उनको भी करने नहीं दिया जाता। तो ये सारी चीजें हैं। पाठ कई सालों पहले लिखा गया था। आज बहुत सारी चीजों में देश में सुधार है, भ्रष्टाचार थोड़ा कम हुआ है, ईमानदार लोगों की संख्या बढ़ी है। और वो हम चारों तरफ देख रहे हैं कि अच्छे लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अगला पाठ है जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित भारत माता। भारत माता किसके द्वारा रचित पाठ है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित पाठ है भारत माता। भारत किस भाषा का शब्द है? तो भारत जो शब्द है वो हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी में से संस्कृत भाषा का शब्द है भारत। खैबर दर्रा किस दिशा में है? खैबर दर्रा उत्तर पश्चिम दिशा में। खैबर दर्रा उत्तर पश्चिम दिशा में है। कन्याकुमारी किस दिशा में है? कन्याकुमारी दक्षिण दिशा में। सबसे अधिक प्रश्न कौन पूछते थे? सबसे अधिक प्रश्न पूछते थे मजदूर, किसान, व्यापारी या डॉक्टर। तो किसान सबसे अधिक प्रश्न पूछा करते थे। गरीब किसान, अनपढ़ किसान, लेकिन ज्ञान में अनपढ़ नहीं थे वो। भारत माता दरअसल क्या है? जमीन, सेना, नेता या करोड़ों देशवासी। तो भारत माता दरअसल करोड़ों देशवासी है। इसमें इन चारों में ये ऑप्शन सही है। लेकिन अगर हम बात करें कि पाठ के अनुसार पाठ के अनुसार भारत माता सब कुछ है। पेड़ पौधे, नदी, मनुष्य, सब कुछ भारत माता है। हम आप सब कुछ भारत माता है पाठ के अनुसार। किसने यह उत्तर दिया? भारत माता से उनका मतलब धरती से है। जाट ने, अध्यापक ने, नेता ने या डॉक्टर ने? तो पाठ के अनुसार एक जाट ने उत्तर दिया कि भारत माता का मतलब धरती से है। महदूद नजरियो कैसा होता है? विस्तृत, सीमित, मध्यम या निकृष्ट? तो ये विस्तृत होता है। महदूद नजरिया कैसा होता है? विस्तृत होता है। यक्कसा क्या होता है? यक्कसा का मतलब होता है एक समान, अलग अलग, विभाजित या मजबूत। तो एक समान होता है। यक्सा माने एक समान। किस सन के बाद आर्थिक मंदी पैदा हुई? 20, 30, 40, 50। तो 30 के बाद आर्थिक मंदी पैदा होती है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले क्या थे? कितना सरल प्रश्न है, ये तो याद हो ही गया होगा सभी को। तो प्रधानमंत्री थे भारत के पहले। नेहरू जी बच्चों के बीच किस रूप में जाने जाते थे? तो चाचा के रूप में जाने जाते थे। उनको लोग चाचा नेहरू कहते हैं। भारत माता पाठ के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत माता पाठ कहाँ से लिया गया? नेहरू जी की किताब हिंदुस्तानी कहानी से लिया गया। भारत माता पाठ हिंदुस्तानी कहानी का कौन सा अध्याय है? 5वां अध्याय है। नेहरू जी के इस लेख को अंग्रेजी से रूपांतरण किसने किया? हरिभाऊ उपाध्याय ने अंग्रेजी से रूपांतरण किया है। तो ये भारत माता पाठ है तो अंग्रेजी में, उसका उससे रूपांतरण किया है अपने
हरिभाऊ उपाध्याय। भारत किस भाषा का शब्द है? तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। भारत की चर्चा किन जगहों पर करते थे? जलसों में वो भारत की चर्चा लोगों के साथ करते थे, पंडित नेहरू। भारत की चर्चा किनसे किया करते थे? गांव देहात के किसानों से वो भारत की चर्चा किया करते थे। खैबर दर्रा किस दिशा में है? तो ये उत्तर पश्चिम में खैबर दर्रा स्थित है। महदूद नजरिया माने सीमित नजरिया हो गया। तख्तसा का क्या अर्थ है? एक समान। नेहरू जी कौन से वर्ग का सबसे अधिक प्रश्न पूछते थे? किसान वर्ग ही उनसे सबसे अधिक प्रश्न पूछा करता था। किसानों की परेशानियां और समस्याएं किसकी देन थी? अंग्रेजी हुकूमत की देन थी किसानों की परेशानियां और समस्याएं। नेहरू जी के अनुसार हम किसके जुज या अंश है? पूरी दुनिया के जुज या अंश है। नेहरू जी लोगों से कौन-कौन से देशों के बारे में बात करते थे? चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया के बारे में नेहरू जी बात करते थे। ये थोड़ा-सा लेखक किस देश की तरक्की के बारे में लोगों को बताते थे? अमेरिका की तरक्की के बारे में बताते कि देखो कैसे उसने तरक्की की है। भारत माता की जय के नारे से किसका स्वागत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। भारत माता से उनका मतलब धरती से है, ये किसने कहा? एक किसान जाट ने कहा कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। नेहरू जी के अनुसार भारत माता का क्या अर्थ है? इस देश के करोड़ों करोड़ लोग ही भारत माता का अर्थ है। नेहरू जी के अनुसार भारत माता की जय का क्या अर्थ हुआ? इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों की जय। नेहरू जी के अनुसार भारत माता किस किस से मिलकर बनती है? देश की धरती, नदी, पहाड़, खेत, खलिहान, देश के करोड़ों करोड़ों लोग, तो इनसे मिलकर बनती है भारत माता। आप सभी को बहुत बहुत